कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एक और समीक्षक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग मेघालय से प्रोफेसर भरत प्रसाद सर, उनको आमंत्रित करती हूँ। वो अपनी समीक्षात्मक दृष्टि से शांति पर्व कविता संग्रह की समीक्षा करें। बहुत बहुत आभार बबली कुमारी जी। हम लोग बहुत धैर्य और उत्सुकता के साथ सुन रहे हैं और यह एक अच्छा अवसर है कि आज हम अपने समय के प्रतिष्ठित आलोचक और सुपरिचित जाने माने कवि आशीष त्रिपाठी जी की पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी कविताओं को सुन रहे हैं। और मेरे लिए तो एक अविस्मरणीय दिन भी है कि आज इस पुस्तक पर चर्चा करने का एक निमित्त बना हूं, उस पर कुछ बात करनी है, पाठक मन से भी करनी है और यथासंभव अपनी आलोचकीय दृष्टि के अनुसार भी करनी है। पहले मैं इसका एक लोकार्पण भी कर देता हूं। ये पुस्तक है शांति पर्व। अब काफी लंबे समय के बाद हमने किसी काव्य संग्रह को पूरा पढ़ा, पूरा पाठ किया मैंने, क्योंकि अक्सर होता है जब किसी पुस्तक को उठाते हैं तो पलटते जाते हैं, पढ़ते थोड़ा कम है। कुछ कविताएं पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। जब हमारा पाठक मन संतुष्ट होने लगता है तब पूरे संग्रह को पढ़ने की इच्छा होती है। तो मैंने पूरे संग्रह को पढ़ा। इस संग्रह का पाठ मैंने किया। हालांकि पत्र पत्रिकाओं में आशीष त्रिपाठी जी लगातार प्रकाशित होते रहे हैं और उनकी कविताओं को आज से हम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि वो पिछले कई वर्षों से उनकी कविताओं को पढ़ना जारी है और उसके माध्यम से धीरे 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 उनके कवि स्वरूप को समझने की प्रक्रिया भी जारी है। जैसा कि हम जानते हैं, आशीष जी अपने आलोचकीय व्यक्तित्व का निर्माण कर चुके हैं और न केवल एक प्रखर वक्ता के रूप में, बल्कि एक बहुत बहुत मजबूत जमीन पर खड़े वैचारिक आलोचक के रूप में उनको हम देख पा रहे हैं और ये पूरे दृश्य में ये सिद्ध कर चुके हैं आलोचक की भूमिका में। लेकिन आज उससे अलग हट करके हमें उनके कवि व्यक्तित्व की जांच परख करनी है, उनकी पड़ताल करनी है, उसको समझने की कोशिश करनी है। मैंने कुछ बातें आज विशेष रूप से रखने की तैयारी की है। मैं चाहता हूं कि आशीष जी कविताओं के माध्यम से किया जाए। आशीष जी का कवि कहां से निर्मित होता है, पहले यह समझने की आवश्यकता है। और ये 3 आयामों के ताने बाने में खड़ा होता है: व्यक्तित्व, विचारधारा और रचनाशीलता। ये तीनों आपस में इतने गुथी हुई चीजें हैं कि जब तक इन तीनों को ठीक से समझ नहीं लेंगे, परख नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, तब तक आप किसी कवि का समुचित मूल्यांकन शायद नहीं कर पाएंगे। जहां तक व्यक्तित्व की बात है, मैं सबसे पहले उस पर आना चाहता हूं। और आज वे उस दौर के रचनाकार हैं, उस पीढ़ी के रचनाकार हैं जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस अर्थ में मैं व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। मैं पिछले दशकों को याद कर रहा हूं तो वे उस आंदोलन से जुड़े हैं, उस आंदोलन के ऐसे मुखिया व्यक्तित्व से जुड़े, नायकों से जुड़े हैं, ऐसे आलोचकों से जुड़े हैं जिन्होंने आशीष जी के युवा रचनाकार, आलोचक और कवि व्यक्तित्व को धीरे 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 गढ़ा है, बनाया है, समृद्ध किया है और बहुत पुख्ता किया है। वो है प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ करके इन्होंने अपने व्यक्तित्व को बहुत मजबूत बनाया। और जाहिर सी बात है कि अगर हम अधिक नाम इस समय न लें
तो दो नाम लेना बहुत आवश्यक है। वह है कमला प्रसाद, वह है नामवर सिंह, और तीसरा नाम लेना भी जरूरी लगता है, स्वयं उनके पिताजी प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी। इन तीनों व्यक्तित्वों के बीच में रह करके उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया। तो उनका व्यक्तित्व सबसे पहले हमारे लिए आकर्षक बनता है। विचारधारा की अगर बात करें तो अगर हम आपके बीच में कहना चाहें तो मूलतः ऐसे विचारधारा की जमीन पर खड़े हैं जो प्रगतिशील दृष्टिकोण तो रखती है, लेकिन वो केवल प्रगतिशील नहीं है, उसमें दूसरे तमाम तरह की विचारधाराएं रस की तरह शामिल। उसमें बुद्ध की करुणा भी है, जैन दर्शन का अहिंसावाद है, उसमें मनोविश्लेषणवाद के दर्शन का भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा, अस्तित्ववाद का भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का यह है कि आशीष जी की विचारधारा केवल मार्क्सवादी विचारधारा नहीं, वह अनेक विचारधाराओं के सरणियों से मिल करके बनी हुई विचारधारा है। और जब उनकी कविता पर हम आते हैं तो कविता के संदर्भ में ये कहना आवश्यक है कि एक विचारधारा की कसौटी पर उनकी कविताओं का मूल्यांकन आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे किसी एक एंगल से उनके कविता का मूल्यांकन हम कर ले जाए तो नहीं कर पाएंगे, वहां पर चूक हो जाएगी, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब उनके कविताओं के विषय को हम देखते हैं, क्योंकि उनका विषय विस्तृत है, संयोग से हमारे सामने यह जो संग्रह है यह उनके द्वारा चुने गए विषयों के विस्तार की सूचना नहीं देता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी अन्य कविताएं भी मैंने पढ़ी हैं, और जब वहां आप जाएंगे तब आपको लगेगा कि अरे ये भी विषय इन्होंने छुआ है, इन्होंने इस जमीन पर भी अपनी कविता, अपनी कलम चलाई है। तो इनका जो विषय है वो विषय आत्मगत से बहिर्गत है, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी है, समय के अंदर भी है, समय के पार भी है, व्यक्ति पर भी है, व्यक्तित्व पर भी है, भाव पर भी है और विचार पर भी है, प्रश्न पर भी है और संदेह पर भी है। तो एक तरह से आप कहें कि इनके विषय का दायरा ये सिद्ध करता है कि इनके कवि की जमीन बड़ी उर्वर है, और ये आंखें खोल करके हर एक विषय का स्वागत करते हैं, गले लगाते हैं। प्रतिपल निरीक्षण धर्मी स्वभाव है आशीष जी के कवि का, प्रतिपल निरीक्षण धर्मी। और जैसा कि शांति नायर जी ने अपने वक्तव्य में कहा, और मैं भी ये कहना चाहता हूं कि अपने कवि का निर्वाह करते हुए वे कभी भी काव्य कौशल को छोड़ते नहीं। शायद इस संग्रह की एक भी ऐसी कविता नहीं मिलेगी जहां पर काव्य कौशल कहीं चूक रहा हो, काव्य कौशल कहीं कमजोर पड़ रहा हो, या काव्य कौशल के प्रति आशीष जी कहीं असावधान हो रहे हों। ऐसा आपको जल्दी मौका वो नहीं देंगे। कहीं पर है, उसकी चर्चा में बात करूंगा, उसकी चर्चा में करूंगा। काव्य दृष्टि हमारे लिए बड़ी मायने रखती है, वो सीखने की चीज है। आशीष जी काव्य दृष्टि कैसी होनी चाहिए वो सिखाने वाले कवि। प्रायः हम लोग प्रतिभाशाली तो होते हैं, कविता लिखने में कुशल भी होते हैं, लेकिन हमारी काव्य दृष्टि बड़ी दुर्बल होती है। काव्य दृष्टि का मतलब यह है कि हम सजग नहीं होते, हमारे विचार मजबूत नहीं होते, हमारे विचारों में परिपक्वता नहीं होती, समसामयिकता नहीं होती है, समकालीनता नहीं होती है, मनुष्य धार्मिकता नहीं होती है। आशीष जी किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म, किसी एक जाति
किसी एक समुदाय से बंधे हुए व्यक्ति नहीं। और उनकी जो आलोचना दृष्टि है, उनकी जो आलोचना धर्मी दृष्टि है, वह उनके कवि को लगातार संवारती है, लगातार मांझती है, लगातार उसको समृद्ध करती है कि कवि तो हो, लेकिन विचारधारा के मामले में कहीं चूक मत कर देना, कहीं गफलत न हो जाए। इतने सावधान है कि आप विचारधारा के मामले में उसे चूक की जरा सा भी आप उम्मीद न रखिए, मैंने शंका नहीं कर सकते आप विचारधारा के मामले में। ये मुझे बहुत अधिक प्रभावित करने वाली बात लगती है। आशीष जी ने इस संग्रह में लंबी कविताएं लिखी, और वो लंबी कविताएं मैं यहां पर बताना चाहता हूं। खास तौर पर जो लंबी कविता है इनकी, एक है लंबी कविता आपकी कलयुग। कलयुग शीर्षक कविता इनकी, कलयुग नहीं बल्कि नया गणतंत्र, ये लंबी कविता है। और जिस शीर्षक के आधार पर इस संग्रह का नाम रखा गया है शांति पर्व, वह भी लंबी कविता है। मैं विचार करता रहा कि आशीष जी ने इस संग्रह का नाम शांति पर्व क्यों रखा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल के कवि इतने चिरपरिचित शब्दों के साथ शीर्षक का नाम ही नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। वो इतने लच्छेदार, इतने चटकते हुए, मटकते हुए, इतने छौंक देने वाले, इतने चौंका देने वाले शीर्षक रखते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वास्तव में शीर्षक की मीनिंग क्या है। लेकिन आशीष जी ने बड़ी आश्वस्ति के साथ शीर्षक रखा शांति पर्व। और जब मैंने कविता को पढ़ा तब मुझे लगा ये शांति पर्व रखा क्यों गया है। दरअसल नया गणतंत्र और शांति पर्व दोनों जो लंबी कविताएं हैं, यह अपने समय के राजनीतिक पतन की शिनाख्त करती हुई कविताएं। और ध्यान रखिए कि राजनीतिक पतन बहुत चलताऊ अर्थों में नहीं, बहुत चलताऊ अर्थों में राजनीतिक पतन की शिनाख्त करने वाले कवि आशीष जी नहीं है। वे जब शिनाख्त करते हैं तो वह एक अडिग बौद्धिक की भूमिका में करते हैं कि आओ मुझसे प्रश्न करो, मेरे सवालों का सामना करो, मुझसे संवाद करो, मुझे विमर्श करो, मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। और वे मनुष्यता की जमीन को तनिक भी कमजोर नहीं करते। इस अर्थ में वो पूरी तरह संवाद करने के अर्थ में वो अपनी तैयारी करते हैं और करते हैं। शांति पर्व असल में अपने समय में व्याप्त अशांति के प्रति चिंता, उसके प्रतिरोध और उसके खिलाफ खड़े होने की एक बौद्धिक तैयारी की कविता है शांति पर्व। वो महाभारत की शांति पर्व वाली अर्थ में नहीं, ये बिल्कुल अलग अर्थ में शांति पर्व। लंबी कविताओं की चर्चा की बात मैं करूंगा, लेकिन चूंकि प्रसंग हम अभी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, उस पर हम फिर एक दोबारा आ जाएंगे। मैंने आशीष जी के जिस स्वरूप को बहुत ढंग से देखा, समझा और जाना है, वो है उनका आलोचक व्यक्तित्व। और बहुत सुना है उनको, मैं सामने मंचों पर भी सुना है, सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा है, सुना है, और ऑनलाइन उनके तमाम सारे व्याख्यान उपलब्ध हैं, वह भी मैंने सुना। और मैं उनसे सीखने के लिए भी मैं उनको सुनता हूं, उनसे बहुत सारी चीजें जानने के लिए भी मैं उनको सुनता हूं। और उनके प्रति एक निःशब्द आत्मीयता है, उसको भी ध्यान में रख करके मैं उनको सुनता हूं। एक साथ कई चीजें मिली होती हैं जब उनके आलोचक को हम देखते, समझते और पढ़ते और जानना चाहते हैं। आज हमारा एक भ्रम टूट गया। भ्रम क्या टूटा है उसे बताना चाहता हूं। अभी तक हम आशीष जी को आलोचक के रूप में बहुत मजबूत मानते थे, और वो हैं भी, लेकिन आशीष जी भीतर से उतने ही मजबूत कवि हैं जितने वो अपने बाहर से आलोचक स्वरूप में हैं। इसमें आज कहने में कोई संदेह नहीं है कि वो कवि उतने ही
कद्दावर हैं जितने कद्दावर वो आलोचक के रूप में। और उनका आलोचक निर्मित हुआ है उनके कवि से। आशीष त्रिपाठी जी का आलोचक निर्मित हुआ है उनके समृद्ध कवि से। उनके कवि के निर्माण में आलोचक की भूमिका कितनी है यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि आलोचक की भूमिका तो होगी ही, लेकिन आलोचक के निर्माण में कवि की भूमिका बड़ी मजबूत दिखाई पड़ती है। और बिल्कुल शांति नायक जी ने बिल्कुल सही कहा है कि वो भीतर से, चूंकि वो कवि बहुत उर्वर हैं, नैसर्गिक उर्वरता है उनके कवि में, मौलिक उर्वरता है उनके कवि में, इसलिए वो आलोचक को संभाल पा रहे हैं ठीक से। ये चीज, ये रहस्य इस संग्रह को पढ़ने के बाद पता चलता है। और एक संकेत देने की आवश्यकता यहां लगती है। आज जबकि समकालीन हिंदी कविता पाठक रहित हो रही है, पाठकों का बड़ा संकट है आज के समय में। और ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि केवल साहित्य के पाठक ही पाठक रह गए हैं। मतलब साहित्य के बाहर के पाठकों की दुनिया लगातार छीण होती जा रही है। ये बड़ा संकट है हमारे लिटरेचर की दुनिया में। लेकिन आशीष जी की इस संग्रह की ऐसी अनेक कविताएं हैं जो उनके भीतर साहित्येतर पाठकों के निर्माण की ओर आगे बढ़ती। थोड़ा और स्पष्ट मैं कर दूं कि वे साहित्येतर पाठकों के कवि की संभावना से भरपूर कवि, जो साहित्य की दुनिया में नहीं रमा होगा, जो नहीं जानता होगा, वह भी आशीष जी की कविताओं को पढ़ करके समृद्ध होगा। यह एक जो संभावना दिखी, यह अपने आप में बहुत उत्साह पैदा करने वाली है। आपके सामने यह जो संग्रह है, असल में यह मौलिक श्रेष्ठता की संभावना से भरपूर संग्रह है। मौलिक श्रेष्ठता की संभावना से भरपूर संग्रह आपके सामने प्रस्तुत है शांति पर। लेकिन एक दो बातें जो अलग से कहना जरूरी है, वो ये कि लंबी कविता जब मैंने आशीष जी की पढ़ी, लंबी कविता खास तौर पर शांति पर्व और नया गणतंत्र। नया गणतंत्र तो बिल्कुल पाठ है, और मैं ये प्रस्तावित करता हूं कि अपने समय की श्रेष्ठ राजनीतिक कविताओं में इसे गिना जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। नया गणतंत्र को उसका कारण है। कुछ पंक्तियां जरा सुना दूं आपको। बहुत अच्छी पंक्तियां, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं और सटीक पंक्तियां हैं जो आज के राजनीति के चरित्र पर अंगुली रखती हैं, पूरी नस पर अंगुली रखती हैं। संघर्ष सिर्फ एक शिल्प का नहीं होगा। संघर्ष सिर्फ एक शिल्प का नाम होगा, जिससे कथ्य कब का छिटक गया होगा। जो भी लड़ता हुआ आएगा सामने, विक्षिप्त साबित कर दिया जाएगा। जो विजयी के साथ नहीं, उसके जीने पर संदेह बना रहेगा। इसी लंबी कविता की और पंक्तियां जरा देखिए। न्यायाधीश राष्ट्र भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखकर न्याय करेंगे। यह इतनी प्रामाणिक पंक्ति है कि आज के समय में न्यायालय किस तरह समकालीन सत्ता के सामने झुक गए हैं, यह पंक्ति बिल्कुल प्रमाणित कर रही है। न्यायाधीश राष्ट्र भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखकर न्याय करेंगे। असहमत लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होंगे, इसलिए उन्हें कारागार में रखना न्याय माना जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं, रोज रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं हमारे समय में। बेशक पुनः मैं कहूंगा कि यह कविता इस संग्रह की प्रतिनिधि कविताओं में से एक है। लेकिन लंबी कविता के संदर्भ में, जैसा कि पहले भी मैंने कहा
कि कुछ अलग से बात करने की मेरी इच्छा थी। और उसको देखिए क्या है कि लंबी कविताएं जब लिखी जाती हैं तो उसके अक्सर कथात्मक या नैरेटिव होने का खतरा बढ़ जाता है। वो अक्सर कथात्मक हो ही जाती हैं या नैरेटिव होने लगती है। और इस संग्रह में जो 2-3 लंबी कविताएं हैं उसमें भी इन कविताओं में भी उसका असर आया है, नैरेटिव हुई है, कथात्मक हुई है। और जब भी कोई कविता, लंबी कविता खासतौर पर नैरेटिव होती है तो उसमें काव्य रस बाधित होता है। हालांकि आशीष जी का ये स्वभाव है नहीं, उनकी प्रकृति नहीं है, काव्य रस को बाधित होने ही नहीं देते वो, लेकिन लंबी कविताओं में यह आ गया है। और जैसा कि लंबी कविताओं की हमारी तो लंबी परंपरा है, एक दो नहीं, पूरी लंबी परंपरा है हमारी हिंदी कविता में, लंबी परंपरा है। वो चाहे धूमिल हो, चाहे अज्ञेय हो, मुक्तिबोध तो मानक हैं ही, उनकी तो पूरी रचनाशीलता ही लंबी कविताओं का दस्तावेज इतिहास है। तो एक ऐसे ऐसे ये सब कह सकते हैं स्कूल हैं, ऐसे हमारे मास्टर हैं, शिक्षक हैं, जो लंबी कविताएं हमें कैसे तैयार करनी है उसे बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। और ये जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि जिस कवि पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं वे हमारे समय के प्रमाण बनेंगे, हमारे समय के मानक बन सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। इस अर्थ में मैं ये बात कहना चाहता हूं, हमें एक लंबी कविता लिखने के लिए लंबी कविता नहीं लिखनी, बल्कि हमें अपनी परंपरा में कुछ लंबी कविताओं के मानक को जोड़ते हुए लंबी कविता लिखनी है। इस अर्थ में मैं बात करना चाहता हूं। तो काव्य रस, काव्य दृष्टि, वैचारिक सघनता, बल्कि नवोन्मेष, मौलिकता बनाए रखते हुए कैसे लंबी कविता लिखी जाए, इसे आशीष जी को आगे दिखाना है लंबी कविताओं के माध्यम से। एक बात मैं मित्रवत कहना चाहता हूं कि अवघड़ मुद्रा अद्भुत मुद्रा है सर्जक के लिए। और जब आप अवघड़ मुद्रा में मंत्र कविता लिखेंगे, अवघड़ मुद्रा में जब मंत्र कविता लिखेंगे और उन मंत्र कविताओं को जब एक साथ कंपाइल कर देंगे, तब जो लंबी कविता बनेगी वह लंबी कविता बार बार पढ़ी जाने लायक कविता बन सकेगी। आपकी लंबी कविताओं के संदर्भ में यह कुछ बात मैं संभल करके कहना चाह रहा था। और अंतिम बात आज के संदर्भ में खास तौर पे आशीष जी के लिए, ये जो समकालीन हिंदी कविता है, और समकालीन हिंदी कविता में न जाने राजेश जोशी जी से लेकर के आशीष त्रिपाठी जी तक कह सकते हैं कि सैकड़ों रचनाकार, और सबकी अपनी अपनी महत्ता है, कीमत है, पहचान है, अद्वितीयता भी है। क्योंकि बड़ा श्रम किया है कविता लिखना, अपने व्यक्तित्व को पुनर्जन्म देना है, इतना आसान काम होता नहीं। लेकिन जब हम कविता की परंपरा की ओर नजर डालेंगे तो एक बात कहने की मेरी बहुत इच्छा होती है कि आशीष जी को अपनी छाप वाला शिल्प हासिल करना। अपनी छाप वाला शिल्प का मेरा मतलब यह है कि जो पूरी समकालीन कविता के किसी कवि से टैली करता ही न हो। एक भी साहित्यकार, एक भी पाठक, चाहे साहित्य के अंदर का हो चाहे साहित्य के बाहर का हो, जब पढ़े तुरंत कह दे बस 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 ये तो आशीष की कविता है, ये तो वही लिख सकते हैं। इस अर्थ में मैं कह रहा हूं कि उन्हें अपना शिल्प, अपनी भाषा तो उनके पास है ही, भाषा उनकी अपनी भाषा, संवेदना तो उनकी खैर अद्भुत है ही, कला तो उनके अंदर है ही, लेकिन कुल मिलाकर के जो अपना शिल्प है वह हासिल करना अभी शेष है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम मुक्तिबोध की बात करेंगे, जब हम शमशेर बहादुर सिंह की बात करेंगे, जब हम अज्ञेय की बात करेंगे, जब हम धूमिल की बात करेंगे, बल्कि एक कवि को मैं
यहां लाना चाहता हूं वो है गोरख पांडे। तो जब इन कवियों की हम बात करते हैं और इनके समानांतर हम अपने समय के एक संभावनाओं से भरे हुए कवि की पड़ताल करना चाहते हैं, उनको उम्मीद से देखना चाहते हैं, उनके भविष्य की ओर हम इशारा करना चाहते हैं, उस कसौटी पर मैं कहना चाहता हूं कि आशीष जी अपना शिल्प निर्मित करने में सक्षम, क्योंकि वो दृष्टि, वो संकल्प, वो कुशलता, वो योग्यता, वो क्षमता, वो प्रतिभा भी उन्हें नैसर्गिक रूप से मिली हुई है, वो हासिल कर सकते हैं। इस संभावना के रूप में मैं कह रहा हूं कि उनका शिल्प हासिल करना अभी उनके लिए शेष है। मुझे समय का ध्यान भी है, लेकिन आप भाव में कह सकते हैं कि बातें निकलती चली जा रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं और बहुत बधाई देता हूं कि हमारे बीच में एक ऐसे आलोचक, एक ऐसे कवि की चर्चा हो रही है जो रचनाकार और आलोचक और कवि से भी आगे एक बहुत ही सुंदर, समृद्ध, विचार संपन्न व्यक्तित्व को जीने वाले मनुष्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो समीक्षा आज शांति पर्व कविता संग्रह की प्रस्तुत की है और आशीष त्रिपाठी सर के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने इंगित की है कि कहाँ उसमें कुछ कमियां रह गई और कहाँ उसे और बेहतर किया जा सकता था, क्योंकि हम आजकल जो देखते हैं वो ऐसा है कि या तो लोग किसी की तारीफ कर रहे हैं या तो उसकी आलोचना कर रहे हैं या उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन आपने जो समीक्षा आज प्रस्तुत की है वो बिल्कुल संतुलित रूप से, और मैं देख रही हूं कि आप एक अध्यापक जैसे अपने किसी छात्र को निर्देशित करता है, उस भाव में आपने आशीष सर को कुछ मार्गदर्शन दिया है। तो मुझे लगता है कि ये उनके आगे के काव्य कर्म के लिए और भी बेहतर साबित होगा और वो इससे भी बेहतरीन कविताएं अपने पाठकों के लिए रचेंगे और हम सब उससे लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव में मैंने सारी बात कही है यह आशीष जी ही समझ पाएंगे, वहां शिक्षक भी मैं नहीं हूं, वो वही समझ पाएंगे।